नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर, जिसका नाम है बात सीधी थी मगर। तो ये पार्ट हमने लास्ट 2 या 3 सेशन से हम इसको पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी 2 कविताएं हैं और ये दोनों ही कविताएं कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई हैं और जिसमें हमने अपनी पहली कविता को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, उसके भावार्थ को अच्छे से जान लिया है तथा उसके अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को भी डिस्कस कर लिया है। तो आज हम अपनी इस कविता को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और साथ ही इस पार्ट से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी आज हम यहाँ पर करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत से ही बताया है, चैप्टर परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जो भी यहाँ पर आपको प्रसंग या व्याख्या, जो भी चीजें आपको नोट डाउन करनी है वो आप साथ के साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं और लास्ट में जो भी प्रश्नोत्तर हम करेंगे उन्हें भी आप नोट डाउन करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बात सीधी थी पर। तो यहाँ पर हमने पहला और दूसरा काव्यांश इस कविता का पढ़ लिया था, जिसमें हमने पहले काव्यांश को एक बार यहाँ पर रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात सीधी थी पर, तो देखिए ये क्या है, ये यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये जो कविता है इसमें कवि ने अपने विषय में बताया है कि किस तरह से वो एक सरल बात को, यानी कि उनके मन में एक सरल सा भाव था, एक सहज सा भाव था, सामान्य सी कोई बात थी, लेकिन वो एक तरह से उस बात को सुंदर बनाने के लिए, उस बात पर अलंकारों से उस बात को एक तरह से वो जबरदस्ती सजाना चाहते हैं और जिस कारण जो है क्या होता है, बात एकदम से बिगड़ जाती है, बात एकदम से बिगड़ जाती है। बहुत ज्यादा शब्दों के चक्कर में वो फंस जाती है, शब्दों के पेचों में वो फंस जाती है। लेकिन जब वो देखते हैं कि जो तमाशबीन है, यानी कि जो लोग हैं, जो इस बात को सुनने वाले जो लोग हैं, इस कविता को सुनने वाले जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, लेखक को प्रोत्साहन मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है और वो क्या कर रहे हैं, कोई सीधी सी सरल सी बात जो है उसको वो एक तरह से भाषा को सुंदर बनाने के लिए उसको काफी ज्यादा तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला काव्यांश है इसमें उन्होंने यही बताया है, बात सीधी थी पर एक बार, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, यानी कि उसको अलंकारों से सजाने के कारण, अलंकृत करने के कारण, उसको सुंदर बनाने के कारण वो जो है एक तरह से फंस गई थोड़ा सा उसे पाने की कोशिश में। अब लेखक कहते हैं मैं उसको वापस पाने की, कि मैं उसको वापस उसी अवस्था में पा लूं जिस अवस्था में मैंने उसको एक तरह से जो तोड़ा मरोड़ा था, जो जिस तरह से मैंने उसको सहज जो थी वो बात, मैं उसको उसी अवस्था में पालूं। तो वो कहते हैं कि उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, मैंने उसके सही भाव को पाने की कोशिश में फिर से उसको उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या तो भाषा से बाहर आए। वो कहते हैं बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। मैं पूरी तरह से अब यहाँ पर बहुत ज्यादा एक तरह से कंफ्यूज हो गया था कि उन्होंने भाषा को अच्छा बनाने के चक्कर में जो विचार उनके मन में आए थे, उन विचारों को अच्छा बनाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए, स्पष्ट बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए वो कर रहे थे उसमें शब्दों का हेर फेर। ठीक है, अलंकार जोड़ रहे थे, छंद जोड़ रहे थे, अलग अलग चीजों से उसे सजाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि भाषा की जो है बात ही बिल्कुल पलट गई। अब वो कहते हैं मैंने उसको बहुत घुमाया फिराया कि बात या तो बने, यानी कि या तो बात बन जाए या फिर भाषा से बाहर आए, या फिर जो ये भाषा है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि कोई भी बात जो है वो लोगों के दिलों में तभी उतरती है जब उसका भाव, कोई भी कविता हो, कोई भी बात हो, कोई भी लेख हो, वो लोगों के दिलों में तभी उतरती है, लोगों के दिलों में तभी वो राज करती है जब उसका भाव स्पष्ट हो, यानी कि जो हम कहना चाहते हैं उस वो बिल्कुल क्लियर हो और सरल हो और सहज हो।
और अधिक बहुत सारे अलग-अलग शब्दों का प्रयोग करने से, बहुत सारे अलग-अलग तरह के अलंकारों से जो कविता है वो सुंदर तो बनती है, सुंदर तो लगती है, लेकिन कई बार उसके कारण जो है क्या होता है, भाव समझ नहीं आता, क्योंकि सब लोग अलंकारों का ज्ञान नहीं रखते हैं, सब लोग अलग-अलग छंदों का ज्ञान नहीं रखते हैं, सब लोग अलग-अलग रसों का ज्ञान नहीं रखते हैं। तो जिस कारण से क्या होता है कि कई बार लोग जो है कविता को समझ नहीं पाते हैं, ठीक से उसके भाव को नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो भाव जो है श्रोता के को सीधे-सीधे समझ आने चाहिए थे, अब वो भाषा के कारण कठिन हो गए हैं। और कवि अब दोबारा जब अपनी कविता को देखते हैं तो वो कहते हैं कि उसमें टेढ़ापन आ गया है, और अब वो कहते हैं कि मैं उनको सरल बनाने चाहता हूँ, और भाषा के कारण जो इसमें टेढ़ापन आ गया है, उससे मैं इसको बाहर निकालना चाहता हूँ, लेकिन इससे भाषा के साथ-साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। यानी कि जब मैं उसको इस तरह से सुंदर बनाना चाह रहा था, तो उससे क्या हुआ, बात जो है और भी पेचीदा होती चली गई, और भी कठिन होती चली गई, ऐसी होती चली गई कि जो समझ में ना आए। ठीक है? तो इसके मैंने यहाँ पर आपको कठिन शब्द भी लिखवा दिए थे, और साथ ही इसका व्याख्या भी आप लोगों के लिए कर दी थी, और साथ ही विशेष जो है इन पंक्तियों में, जैसे स्वयं उन्होंने भाषा की जटिलता पर कटाक्ष यहाँ पर किया है, तो ये एक विशेष चीज इसमें है। और भाषा बिल्कुल उनकी सरल और सहज है, और एक तरह से साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, मुक्तक छंद में उन्होंने ये रचना लिखी है, और बहुत सारे मुहावरों का, जैसे टेढ़ी फंसना, पेचीदा होना आदि अलग अलग मुहावरों का प्रयोग किया है। ठीक है? तो इस तरह से इसके अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न कर लिए थे। उसके बाद दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ा था, देखिए जो दूसरा काव्यांश है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तो अब यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं, अब लेखक यहाँ पर कहते हैं जो एक तरह से जीवन में आने वाली जितनी भी मुश्किलें हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर अपनी इन पंक्तियों से क्या बताया है कि सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना। अब ये देखिए कविता जो है वो काफी कुछ हमें सिखाती है, काफी कुछ हमें समझाती है, तो बिल्कुल वही लाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें हर चीज को धैर्य से समझना होता है, धैर्य रखना होता है। तो कह रहे हैं सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, यानी कि अगर जीवन में आने वाली जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, अगर हम उनको धैर्य से समझें, अगर हम समाधान एक तरह से धैर्य पूर्वक अगर उसके समाधान के लिए सोचें, तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। और कई बार क्या होता है कि अगर हम कोई भी काम जो है जल्दीबाजी में कर रहे होते हैं, हड़बड़ी में कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि हमें हमारे ऊपर परेशानी आई है, और हम क्या होते हैं और ज़्यादा डर जाते हैं, सहम जाते हैं, और ज़्यादा हम उस काम को हड़बड़ी में करने लगते हैं, जल्दबाजी में करने लगते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं लेखक कि कई बार जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में जब हम मुश्किल दूर करने की कोशिश करते हैं, तो मुश्किल जो है और भी बढ़ जाती है। मुश्किल क्या हो जाती है? और भी बढ़ जाती है। तो क्या कहते हैं, पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। यानी कि वो कह रहे हैं मैंने मैंने प्रॉब्लम समझी नहीं, मैंने समस्या को समझा नहीं धैर्यपूर्वक कि आखिर ये समस्या आ कहाँ रही है, और मैं उसको एक तरह से सॉल्व करने के बजाय मैं उस पर और ज़्यादा उसको कसता चला जा रहा था, और ज़्यादा मुश्किल उसको बनाता जा रहा था। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। यानी कि जो 2 वस्तुओं को जोड़ने के लिए आपने देखा होगा कि कई बार हम क्या करते हैं, पेंच का इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ हमें जोड़नी होती है, तो हम पेंच का इस्तेमाल करते हैं, उसके बीच में एक चूड़ीदार जो कील होती है, उसको हम डालते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, घुमाते हैं, घुमाते हैं, घुमाते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से कसते हैं, और उसके लिए हम उसको लगातार सीधी दिशा में घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। और देखिए क्या होगा कि वो कहते हैं मैं उसे बेहतर कसता चला गया, यानी कि वो उसको बेहतर कसते चले गए। तो यहाँ पर बिल्कुल जिस तरह से अगर हम कील को कसेंगे नहीं तो क्या होगा, वो खुल जाएगी, और
जबरदस्ती करने पर, यानी कि हम जरूरत से ज्यादा अगर पेंच को कस देंगे तो क्या होगा कि पेंच की जो चूड़ी है, जबरदस्ती अगर जोर से उसको कसेंगे तो नीचे से ठक की आवाज आएगी और जो चूड़ी है वो बीच की वो टूट जाएगी और कील जो है फिर पूरी तरह से लूज हो जाएगी, एक तरह से निकल जाएगी। तो ठीक यही बात यहाँ पर कवि के साथ भी हुई है। वो कहते हैं कि सही बात को सही तरीके से कैसे कहा जाए, कैसे लिखा जाए कि वो लोगों के समझ में आ जाए, इस समस्या को गंभीरता से समझे बिना कि मेरी जो बातें हैं, मेरी जो कविता है, मेरे जो विचार हैं, वो लोगों की समझ में ठीक से कैसे आएंगे, इस बात पर धैर्यपूर्वक विचार किए बिना मैं भाषा को और ज्यादा जटिल बनाता रहा। मतलब मैं भाषा में और ज्यादा अलंकारों को जोड़ता रहा, बहुत सारे छंदों को जोड़ता रहा, और इससे क्या हुआ, मतलब मैं एक तरह से बिना विचारे, बिना सोचे कविता में मैं चमत्कारी बनावट लाना चाहता था, और इससे कविता अब बाहरी रूप से तो सुंदर दिखने लगी, ठीक है, बाहरी रूप से तो सुंदर दिखने लगी, लेकिन यानी कि पढ़ने में तो वो अच्छी लगने लगी, लेकिन लोगों को समझ में आने वाली नहीं थी। तो जो समझ सुन रहे थे, अब वो क्या हो रहे थे, वो एक तरह से लेखक को शाबाशी दे रहे थे। वो कहते हैं क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तो वो कहते हैं जो वो काम कर रहे थे उस पर उन्हें अच्छे से साफ सुनाई दे रही थी। जो दर्शक होते हैं, यानी कि जो केवल बाहरी रूप से आपकी कविता को समझते हैं, बाहरी रूप से केवल आपकी कविता को सुनते हैं, वो एक तरह से तमाशबीन, जिनको कोई मतलब नहीं है आपकी कविता से, लेकिन केवल बाहरी तौर पर वो देख रहे हैं, तो वो क्या कर रहे थे, शाबाशी दे रहे थे, तालियां बजा रहे थे, वाह वाह कर रहे थे, और जिससे कवि थोड़ा सा खुश भी हो रहे थे। तो इस तरह से हमने 2 काव्यांश यहाँ पर पढ़े थे, और यहाँ पर इसके व्याख्या और इसके प्रसंग और साथ ही इसमें विशेष क्या है वो, और साथ ही इसके जो अर्थ ग्रहण संबंधित जो प्रश्न है वो भी हमने सॉल्व कर लिए थे। तो यहाँ पर हम अब आगे बढ़ेंगे अपने तीसरे काव्यांश की तरफ। बहुत ही सुंदर है अगला तीसरा काव्यांश, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप अगर ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए, इतनी सारी चीजों के बावजूद, ठीक है, इतनी सारी बातें होने के बावजूद लेखक कहते हैं आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। वह भाषा में बेकार घूमने लगी, हारकर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। हारकर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक। अब वो ऊपर से तो बिल्कुल ठीक दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई कील जो है ठोकी गई है, लेकिन पर अंदर से ना तो उसमें कसार था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? तो बहुत ही सुंदर पंक्तियां, बहुत ही प्यारी पंक्तियां, फिर से एक बार रिवाइज करूंगी मैं यहाँ पर, और साथ ही फिर इसके भावार्थ को मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो क्या है, आखिरकार वही हुआ, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। क्या कहते हैं लेखक यहाँ पर, तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि आगे यहाँ पर बिल्कुल जब वो कसे जा रहे थे, और जब उनको तालियां मिल रही थी, शाबाशी सुनाई दे रही थी, तो उनको क्या हो रहा था, प्रोत्साहन मिल रहा था, और इसी उत्साह में वो उस चीज को कसे जा रहे थे। लास्ट में क्या हुआ, वो कहते हैं जिस बात का मुझे पहले से डर था, आखिरकार वही हुआ जिस बात का मुझे डर था, वही हुआ बनावटी भाषा के प्रयोग से। जो उन्होंने जब जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम कील को और कसते जाएंगे पेंच को, तो क्या होगा, उसकी चूड़ी मर जाएगी, अंदर से चूड़ी टूट जाएगी। तो बिल्कुल वही हुआ कि बार बार उसमें बनावटी शब्दों का प्रयोग, बनावटी भाषा के प्रयोग से भाषा के भाव स्पष्ट तो नहीं हुए, बल्कि जोर जबरदस्ती से बात को सुलझाने के चक्कर में भाषा एकदम प्रभावहीन, उद्देश्यहीन हो गई। और क्या हुआ,
और भाषा में बेकार घूमने लगी, यानी कि शब्दों का एक समूह मात्र बनकर रह गई। वो कहते हैं हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक। अब क्या कहते हैं कि यहाँ पर देखिए, कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उन्होंने भाषा का सही प्रयोग न कर पाने के कारण एक तरह से उसे उलझा हुआ ही छोड़ दिया है। यानी कि जो अभी तक वो भाषा का सही प्रयोग नहीं कर पाए हैं, वो कोशिश बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन वो भाषा का सही प्रयोग नहीं कर पाए हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने उसे उलझा हुआ ही छोड़ दिया। तो कहते हैं हालांकि ऊपर से ठीक ठाक, वो कहते हैं कि ऊपर से तो वह ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछते पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। तो लेखक कहते हैं कि वो ऊपर से तो ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन भावों को जब हम अभिव्यक्त कर रहे थे, क्या कह रहे हैं, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था। कसाव यानी कि एक अभिव्यक्ति होती है ना, प्रभावशाली अभिव्यक्ति, कि कोई इंसान अपनी बात को कह रहा है तो क्या होता है, कई बार कुछ लोग बहुत लंबा चौड़ा चौड़ा भाषण दे देते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है कि सुनने में वो भाषण बड़ा ठीक ठाक होता है, लेकिन समझ में किसी के नहीं आता। लेकिन अगर वही चीज को आप आसान सरल शब्दों में, 4 शब्दों में आसानी से सबके सामने कहें, तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी से लोगों की समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर यही हुआ है, वो कहते हैं अंदर से ना तो उसमें कसाव था, यानी कि उसमें अभिव्यक्त करने में एकदम से वो प्रभावहीन हो चुकी थी, और बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह, अब वो कहते हैं जो यहाँ पर कविता में जब भाषा का सही रूप से प्रयोग नहीं हो पाया, तो कवि ने परेशान होकर देखा कि जो बात रूपी नटखट बच्ची है, यानी कि जो उनके जो भाव थे, उनकी जो बातें थी, जो बात रूपी नटखट जो शरारती बच्चा था, बच्ची थी, वो कहते हैं वो मुझसे खेल रही थी। अब वो मुझसे ही खेलने लगी, और क्या कह रही है, वो कह रही है कि स्वाभाविक एवं सुविधाजनक प्रयोग के तरीके से भाषा का प्रयोग करना। क्या तुमने एक स्वाभाविक, यानी कि जो आपके मन में स्वाभाविक तरीके से विचार आते हैं, सहज पूर्ण जो सरलता पूर्ण विचार आते हैं, तो क्या तुमने इस तरह के प्रयोग कभी नहीं सीखे, भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं ये, इनको एक बार यहाँ पर पढ़ लेते हैं और इसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। देखिए, जोर का अर्थ होता है बलपूर्वक, चूड़ी मरना अर्थात पेच कसने के लिए जो उसमें चूड़ी बनी होती है उसका नष्ट होना। अगर इसको भाषा के तरीके से देखें तो कथ्य का जो प्रमुख भाव है, जो आप बात कहना चाह रहे हैं उसका जो प्रमुख भाव है, उसका एक तरह से समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। कसाव, कसाव अर्थात खिंचाव या गहराई। सहूलियत अर्थात सहजता या सुविधा से। बरतना अर्थात व्यवहार में लाना। तो देखिए, प्रसंग तो आप सभी को पता है, सेम ही है। क्या करेंगे, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। इसके रचयिता कुंवर नारायण है, और इस कविता में भाषा की सहजता पर बात की गई है, और वो कहते हैं कि चमत्कार के चक्कर में कैसे भाषा दुरूह और अप्रभावी हो जाती है। अब देखिए, व्याख्या करेंगे तो व्याख्या तो बिल्कुल वही है जो मैंने यहाँ पर आपको भावार्थ बताया, कि कवि अपनी बात को कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, और परिणाम ये होता है जिसका कवि को डर था। जैसे पेंच को जबरदस्ती कसने से उसकी चूड़ियां समाप्त हो जाती हैं, तो ठीक उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात का प्रभाव नष्ट हो गया। अब वह बनावटीपन में कहीं खोकर रह गई, उसकी अभिव्यंजना, उसकी अभिव्यक्ति समाप्त हो गई। अंत में कवि अपनी बात को स्पष्ट न कर सका, तो उसने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया। जैसे पेंच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है। देखिए, जो पेंच होता है ना,
पेंच की जब चूड़ी मर जाती है, यानी कि पहले तो उसे कसते हैं, कस-कस के पेचकस से कस के उसको बनाया जाता है, लेकिन अगर वो उसकी चूड़ी मर जाती है तो उसको ऊपर से हैमर से ठोक कर कील की तरह उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल वो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि जब उनसे बात स्पष्ट नहीं हो पाई तो उन्होंने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया, जैसे पेंच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर तो कविता जैसी लग रही थी, यानी कि बाहर से लग रहा था कि जो पेंच है वो कसा हुआ है, लेकिन परंतु जो भावों की गहराई उसमें बिल्कुल नहीं थी, शब्दों में ताकत नहीं थी, कविता प्रभावहीन हो चुकी थी और जब वह अपनी बात को स्पष्ट न कर सके, तो शरारती बच्चे के समान जो पंक्तियां थी, जो कविता की पंक्तियां थी, देखिए उसका यहाँ पर मानवीयकरण किया गया है कविता का। कहते हैं कि जब वो अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाए, तो बात ने शरारती बच्चे की तरह कवि को पसीना पोंछते हुए देखा तो कहा कि कभी तुमने भाषा की सरलता और सहजता भाषा को सरलता और सहजता और सुविधा से प्रयोग करना क्या नहीं सीखा? तो देखिए इस तरह से यहाँ पर इसमें विशेष क्या है ये जान लेते हैं। तो कवि ने कविता की आडंबर पूर्ण भाषा, जो कविता की आडंबर पूर्ण भाषा है, जब हम बहुत ज्यादा कविता में क्या करते हैं, आडंबर करते हैं, बहुत अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, अलंकारों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग चमत्कारों का प्रयोग करते हैं, तो उन्होंने उसको आडंबर पूर्ण भाषा पर व्यंग किया है और यहाँ पर बात का मानवीयकरण किया है। जो भी उनके मन के भाव हैं, चाहे वो कविता है या कोई अन्य भाव है मन के, तो उसका उन्होंने यहाँ पर मानवीयकरण किया है। कील की तरह और शरारती बच्चे की तरह मैं उपमा अलंकार है। जोर जबरदस्ती पसीना पोंछते में अनुप्रास अलंकार है। कैसे? जोर जबरदस्ती, ज वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, पसीना पोंछते प वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, तथा बात की चूड़ी में रूपक अलंकार है। कील की तरह ठोकना भाषा को जबरदस्ती जटिल बनाने का परिचायक यहाँ पर बताया गया है। मुक्तक छंद है और काव्यांश में सुंदर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे इस लास्ट काव्यांश का भी हमने यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या कर दी है और अब आपको यहाँ पर इसके जो का अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न है उनको समझना है। तो क्योंकि ये जो आपके प्रश्न हैं ये परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए ये आपको पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है, बात की चूड़ी मर जाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? बात की चूड़ी मर जाने के माध्यम से और बेकार घूमने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए जब हम पेज को यहाँ पर बार बार एक ही चीज आ रही है कि बात की चूड़ी मर जाना, तो यानी कि जब हम पेज को क्या करते हैं, लगातार जबरदस्ती कसते चले जाते हैं तो वह अपनी चूड़ी खो बैठता है, यानी कि अपना जो उसमें चूड़ियां बनी रहती हैं अंदर कसने के लिए वो टूट जाती है और फिर वो फ्री हो जाता है, स्वतंत्र रूप से घूमने लगता है। इसी तरह जब किसी बात में जोर जबरदस्ती से शब्द ठूसे जाते हैं तो वो अपने प्रभाव को खो बैठती है और शब्दों के जाल में ही उलझकर रह जाती है। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर सा उत्तर है इसका और बिल्कुल इसी तरह से ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। काव्यांश में प्रयुक्त दोनों आयामों के सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बात के उपेक्षित प्रभाव के लिए कवि ने पेंच और कील की उपमा उसको दी है और इन शब्दों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि निरर्थक और अलंकारिक शब्दों के प्रयोग से बात जो है वो केवल और केवल शब्द जाल में घूमती रह जाती है, जबकि उसका असली प्रभाव जो है वो नष्ट हो जाता है। यानी कि जब बहुत ज्यादा अलंकारिक शब्दों का प्रयोग किया जाए, निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो उससे क्या होता है, बात जो है शब्द जाल में घूमती रहती है, उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगला है भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? तो भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय है कि जब व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति सहज तरीके से व्यक्ति को करनी चाहिए, यानी कि ऐसे उसको अपनी बात रखनी चाहिए जिससे कि सभी को समझ में आ जाए, सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, सुविधाजनक होनी चाहिए,
शब्द जाल में उलझने से बात का प्रभाव समाप्त हो जाता है और केवल शब्दों की कारीगरी वहां पर रह जाती है। बात ने कवि से क्या पूछा और क्यों? तो देखिए यहाँ पर जो लास्ट आप देखेंगे पंक्ति, उसमें बात ने एक शरारती बच्चे की तरह, यानी कि कवि का मजाक उड़ाते हुए एक शरारती बच्चे की तरह से कवि से पूछा कि क्या उन्होंने भाषा के सरल सहज प्रयोग को नहीं सीखा। क्योंकि इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि कवि ने भाषा के साथ बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती की थी। उन्होंने भाषा को बहुत ज्यादा तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की थी, भाषा को बहुत ज्यादा एक तरह से कठिन बनाने की कोशिश उन्होंने की थी। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे जो एक तरह से प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए जो कुछ सौंदर्य बोध संबंधित प्रश्न हैं ये आप करेंगे खुद से, और यहाँ पर दोनों के यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं। और अब मेन चीज आती है हमारी पाठ्य पुस्तक से, जो पाठ्य पुस्तक में आपके प्रश्न दिए गए हैं तो इनको आप इनके आंसर सहित यहाँ पर नोट कर सकते हैं। प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है, केवल उत्तर आप यहाँ पर नोट करेंगे। तो देखिए एक तरह से पूरे पाठ को हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिया है, एक एक काव्यांश का मैंने आपको सब प्रसंग व्याख्या कर दी है, और साथ ही कुछ जो कठिन शब्द उसमें थे वो भी मैंने क्लियर कर दिए हैं आपको। तो देखिए पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताइए सब घर एक कर देने के क्या माने हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, यहाँ पर ये आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आ सकता है, तो इसको नोट करें। इसका अर्थ है, देखिए कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के क्या माने हैं। तो इसका अर्थ है कि भेदभाव, अंतर, अलगाववाद को समाप्त करके सभी को एक जैसा समझना। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय, देखिए बच्चे जो है खेलते हैं जिस समय, उस टाइम पे वो किसी का धर्म नहीं देखते, कोई जाति नहीं देखते, संप्रदाय नहीं देखते, छोटा बड़ा नहीं देखते, अमीर गरीब आदि का भेद नहीं करते हैं। वो सभी से मित्रता करते हैं, सभी के साथ खेलते हैं और किसी के घर में भी चले जाते हैं। उसी प्रकार कविता भी किसी भी वाद, सिद्धांत या विशेष वर्ग की अभिव्यक्ति कविता को भी नहीं करनी चाहिए, और ना ही कविता कभी इन सब चीजों में अंतर करती है। और क्योंकि कविता जो है वो शब्दों का एक सुंदर खेल है जिस प्रकार बच्चे खेलते हैं, और कविता का कार्य समाज में एकता लाना है, यानी कि एक रूपता से सबको देखना है। अब देखिए यहाँ पर उड़ने और खिलने से क्या संबंध बनता है, कविता से क्या संबंध बनता है। तो देखिए उड़ने और खिलने से कविता का यहाँ पर सीधा सीधा संबंध दिखाया गया है। जैसे चिड़िया एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान तक जाती है, परंतु कवि की जो कल्पना है, कविता कल्पना के सहारे बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ान उड़ती है। और जिस प्रकार चिड़ियों की उड़ान की एक सीमा होती है, लेकिन यह तो एक काल की सीमा को भी लांघ जाती है। इस तरह कविता फूल की तरह विकसित होती है, यानी कि जिस प्रकार फूल धीरे धीरे खिलता है ना, उसी प्रकार कविता भी धीरे धीरे जो है खिलती है, यानी कि बड़ी होती है। और लेकिन फूल अपनी सुंदरता और गंध से समाज को प्रसन्न रखते हैं और एक टाइम के बाद क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह कविता भी मानवीय भावों से विकसित होती है और तरह तरह के रंग दिखाती है, लोगों का मनोरंजन करती है, लोगों को प्रसन्न करती है, और उसकी खुशबू सनातन तक है, और वह हर युग में मानवों को आनंद देती है। आपने देखा होगा कि आप क्लास 12th में हैं, आपने 6 से लेकर 12th में आते आते बहुत सारे कवियों की कविताएं पढ़ी है, लगभग जो आज से 100 साल पहले भी लिखी गई है। यानी कि जब हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन था, तब भी जो कविताएं लिखी गई है, वो कविताएं भी आज आप पढ़ते हैं और उनका आनंद लेते हैं और उससे काफी कुछ चीजें सीखते हैं। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 3, कविता और बच्चे को समांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न सेम इसी तरह का, कविता को बच्चों के समान क्यों कहा है, सही उत्तर दीजिए। तो देखिए शुरू में कवि ने कविता की तुलना चिड़िया के उड़ान से की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। फिर दूसरी बार उन्होंने कविता की तुलना फूलों से की थी, लेकिन कवि कहते हैं कि फूलों कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, ठीक है, महकने के माने भला फूल क्या जाने। तो इस तरह से लास्ट में उन्होंने बच्चों के लिए कहा कि बच्चों का जो खेल है वो भी कविता के समान है, और
एक तरह से इस घर उस घर महकने के माने बच्चे ही जाने। तो यहाँ पर उन्होंने एक तरह से कविता को बच्चों के समांतर रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि कविता और बच्चों का क्रीड़ा क्षेत्र स्थान जो है व्यापक है। यानी कि दोनों में कोई भी, दोनों, चाहे वो कविता हो चाहे वो बच्चे हो, वो खेलते कूदते समय काल, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि का ध्यान नहीं रखते। वो हर जगह, हर समय, हर तरीके से खेलते हैं। उनके खेल की उनकी कोई सीमा नहीं होती। और कविता भी इसी तरह से शब्दों का खेल है। इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य और एक तरह से प्रकृति और मनुष्य, प्राणी, सभी इसमें आते हैं। इसमें निस्वार्थता होती है। जिस प्रकार बच्चों के सपने असीम होते हैं, उसी तरह से कवि की कल्पना की भी कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आगे काफी सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न 4, प्रश्न 5, प्रश्न 6 और प्रश्न 7, ये सब आपके लिए होमवर्क है। तो देखिए बच्चों, आज हमने यहाँ पर इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। बहुत अच्छे से हमने इस पाठ को पढ़ा, इसको हमने समझा, साथ ही इसकी सप्रसंग व्याख्या हमने की और हमने इसके अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को भी यहाँ पर डिस्कस किया। और साथ ही हमने पाठ से जुड़े हुए अभ्यास के प्रश्नों को भी पढ़ा। और कुछ प्रश्न यहाँ पर शेष रह गए हैं जो कि आपके होमवर्क के लिए हैं। घर पर पाठ को एक बार रिवाइज कीजिए और प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। आज का सेशन और हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।